15 साल पहले फरवरी 2006 में भारतीय शेयर बाजार 10,000 पे जब पहुंचा था तो लोगों को लगा था कि वाह क्या हो, बढ़िया दिन आ गए। लेकिन ठीक 15 साल बाद आज उसी शेयर बाजार ने 50,000 का सूचकांक पार कर लिया, यानी कि 5 गुना ज्यादा सूचकांक पर भारतीय शेयर बाजार आ गया। बीच में बहुत सारे लटके झटके हुए, हर्षद मेहता आए गए और उसके बाद भी कई बार कई हर्षद मेहता आते गए। कभी बाजार बहुत नीचे गया, कभी ऊपर गया। लेकिन ताज्जुब की बात ये, कोरोना की मारामारी और उसके बीच में फिर उसके पहले नोटबंदी, और कोरोना में तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कहाँ नीचे जाएगा, और शुरुआत के दौर में और फिर धीरे 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 बढ़ता बढ़ता आज आलम ये है कि फिर से बढ़ करके बहुत ऊपर तक पहुंच गया और 5 गुने तक 50,000 तक पहुंच गया, 5 गुना ज्यादा हो गया है। अ, शेयर बाजार की इस चाल पे, मस्तानी चाल पे कौन ना मोहे। और हम सब जब खास तौर से जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं उनको लगता है कि इससे अपने जब बैंकों का फिक्स डिपॉजिट का जो है इंटरेस्ट बहुत कम हो रहा हो, तो एक ऐसी जगह है, और जब जमीन जायदाद में भी मामला डावाडोल हो रहा हो, तो एक शायद ऐसी जगह है जहाँ कुछ पैसा कमाया जा सकता है, रखा जा सकता है। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव तो बहुत घाटे का रहा है, तो इसलिए मैं अपनी बात क्या करूं। लेकिन इस पूरे मामले को बहुत अच्छे तरीके से समझने के वाले और बहुत अच्छे तरीके से अक्सर क्या हमेशा समझाने वाले हमारे साथ एक ऐसे सज्जन है जिन्होंने अपनी यात्रा टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप से शुरू करके बीबीसी और फिर सीएनबीसी आवाज में वहां संपादक रहते हुए की, और आजकल वन आलोक अड्डा चलाते वन हैं। आलोक जोशी अंकुल जी। हाँ, वन आलोक जोशी चलाते हैं। आलोक अड्डा तो वो एक पुराना उनके संस्थान से जुड़ा था, इसलिए मुझे याद है। लेकिन वन आलोक जोशी चलाते हैं, और वो यूट्यूब चैनल जो है बहुत प्रसिद्ध है, और आर्थिक जगत के मुद्दों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर भी अपनी बेबाक चर्चा करने के लिए विख्यात हैं। बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी आपका, कि आपने हमें समय दिया नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी को। ये जो 5 गुनी यात्रा है, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से देखी है। लेकिन इस यात्रा के 50,000 वे जो सूचकांक है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? जी, सबसे पहले धन्यवाद आपको जी, ये जो प्लेटफॉर्म है इस पर मुझे बुलाने के लिए। जो नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी आपने जिक्र किया, साथ में जगबाणी और हिंद समाचार भी है, तो उत्तर बिल्कुल भारत बिल्कुल। का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस पर आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और दूसरा, आपने 10,000 से 50,000 का जिक्र किया। जी वो पहला साल था 1991 में सेंसेक्स पहली बार 1,000 क्रॉस किया था। जी। उसने 1,000 क्रॉस किया, और 1992 में वो 1,000 के बाद एक दिन आया कि 1,200 क्रॉस कर गया है। फिर 1,500 क्रॉस किया, 1,800 क्रॉस किया। ये वो खबरें थी, आपको ध्यान होगा, जिन पर दरअसल न्यूज रूम में किसी की नजर नहीं जाती थी। कोई खास ध्यान नहीं देता था बाजार में क्या हो रहा है। इसको कुछ लोग कहते थे भाई सट्टेबाजों का खेल है, ये आपस में लगे रहे हैं, अपने अपना दिमाग लगाने का नहीं है। मुझे याद है जिस दिन एक बहुत बड़ी खबर, हर्षद मेहता का घोटाला खुलने के पहले की बात है, वो खबर आई, और इंग्लिश में टाइम्स ऑफ इंडिया की कॉपी आती थी हमारे यहाँ बॉम्बे से। वो रखी हुई थी टेलीप्रिंटर कॉपी। मैंने उसको देखा और मुझे दिलचस्पी थी, आपको पता ही है। उस वक्त जो सज्जन शिफ्ट चला रहे थे उनको मैंने कहा ये बड़ी अच्छी खबर है, इसको ले लेना चाहिए। जबकि मैं किसी और डेस्क पे काम कर रहा था, तो देखा उन्होंने, फिर बोले बना दीजिए, आपकी इतनी दिलचस्पी है तो मतलब ये था कि भाई ये बड़ी सी खबर है, इसका हिंदी में अनुवाद कर दो अगर इतनी दिलचस्पी रखते हो। अच्छा, मेरी दिलचस्पी वास्तव में इतनी थी कि मैंने बैठ के अनुवाद करके उनको पकड़ा दी, और अगले दिन वो अच्छे से छप भी गई। तो वो 1,000 1991 में 1,000, 2021 में 50,000। तो 1 से 50 का सफर ये 29 साल में तय हुआ है। लेकिन इस बीच बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत। आप शेयर बाजार का अगर चार्ट देखें, मैं आपको भेज दूंगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने जारी किया है एक चार्ट, वो आप इसके साथ लगा सकते हैं, दर्शक देख सकते हैं कि ऊपर चढ़ता है, फिर नीचे गिरता है, फिर ऊपर चढ़ता है, फिर नीचे गिरता है। लेकिन आप सतत भाव से देखेंगे तो अब 1 से 50 तक का सफर है। अगर किसी आदमी ने उस वक्त 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज उसके पास 50 लाख रुपए होते। लेकिन उसके बाद बाजार एक बार बहुत बुरी तरह गिरा था। किसी ने उस वक्त पैसे लगाए होते तो उसके पास आज कितने होते।
और किसी ने इसी साल मार्च में पैसे लगाए होते। 23 मार्च को जब बाजार बहुत बुरी तरह गिरा हुआ था, अगर उस दिन किसी ने पैसे लगाए होते तो आज उसके पैसे लगभग दोगुने होते। लेकिन ये आज लगाऊं कल लगाऊं, ये दुविधा लगातार बाजार में चलती रहती है। कुछ लोग हैं जो पूरे दिन यही काम करते हैं। मेरा ख्याल है कि हमको और आपको ये काम उन्हीं लोगों के लिए छोड़ना चाहिए। बाजार में लंबे समय में अच्छा पैसा बनता है, इसमें कोई शक नहीं है। एक नहीं, मैं 50 उदाहरण दे सकता हूं। लेकिन उसके लिए फिर आपको बहुत एकाग्र होकर काम करना पड़ता है। फिर आपको बाजार के अलावा कुछ और नहीं सोचना होता है। क्या आपके पास इतनी फुर्सत है, क्या आपके पास इतनी लियाकत है, तब तो ठीक है। अगर नहीं है, अगर अभी आप जानना चाहते हैं, जैसे आपने कहा कि भाई एफडी में पैसा नहीं मिल रहा है, रियल स्टेट में भी रिटर्न नहीं मिल रहा है, और दिख रहा है कि बहुत लोगों ने बहुत कमा लिया पिछले साल भर में, ये सोचकर इस वक्त अगर आप घर का पैसा लेकर बाजार में आ जाएंगे तो फिर भाई मैं चेताऊंगा, ये बहुत बड़ा खतरा आप मोल ले रहे होंगे, बड़ा जोखिम मोल ले रहे होंगे। ये वक्त बड़ा पैसा लेकर एक साथ बाजार में कूदने का नहीं है। आप पिछले 2 दिन से देख रहे हैं 50,000 छुआ और उसके बाद तुरंत गिरा। आज अखबार में हेडलाइन है कि माउंट एवरेस्ट स्केल करने के बाद अब बाजार बेस कैंप पे वापस लौट आया है। तो अब वो बेस कैंप कहाँ कितनी ऊंचाई पे पता नहीं है। इसलिए ये खतरों का खेल है, लेकिन इसमें आप थोड़े कुछ समझदारी का, कुछ नियमों का पालन करें तो आप बहुत लंबे समय में बहुत पैसा कमा सकते हैं। आपने कहा कि मुझे तो घाटा ही हुआ, लेकिन इसलिए कि आपने जल्दी हिम्मत छोड़ दी। आप भी एक गलत समय पे, उस वक्त भी ऐसा ही था, यूफोरिया का समय था, रोज 10 आईपीओ आते थे, सब में लोग अप्लाई करते थे। हाँ, हम सब लोग वही करते थे आकर के। तो इसलिए वो गलत समय पे घुसेंगे तो फिर यही होगा कि बहुत दिन तक आप यही सोचते रहेंगे कि मुझे तो नुकसान ही हुआ है। लेकिन अगर आप धैर्य के साथ डटे रहेंगे अच्छी कंपनियों में तो हमेशा फायदे में रहेंगे। अब सवाल ये है कि इस समय खास तौर से इसके पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं, बाजार के बढ़े रहने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है वो ये है कि विदेशी निवेशक आपके पीछे बहुत सारे हैं। कोरोना काल में हम लोगों ने देखा कि विदेशी निवेशक बीच से भागे, फिर हमारे पास आने लगे, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी स्थितियां हैं कि अब चीन से लोग जो वहां पर निवेशक है वहां से भाग करके फिलीपींस है, बांग्लादेश है, और शायद तीसरे नंबर पे भारत उनकी जगह, पसंदीदा जगह बनते जा रहा है। क्या यही कारण है या कुछ और बड़े भी कारण हैं? देखिए, एक कारण तो यह है, इसमें कोई शक नहीं, और ये कारण थोड़ा सा समझना जरूरी है कि जब जो अंतर्राष्ट्रीय फंड हैं, जो अमेरिका के और यूरोप के बड़े बड़े फंड हैं, जापान के बड़े फंड हैं, उनके यहाँ एक फॉर्मूला तय होता है। वो बहुत ऐसा नहीं है कि वो वहाँ से देख रहे हैं कि आज आपकी इकोनॉमी में क्या हो रहा है, आपकी कंपनी में क्या हो रहा है, इस हिसाब से वो रोज तय करें कि आज कितना पैसा लगाना है। वो एक बड़ा सा फॉर्मूला बना लेते हैं कि हमको इतना पैसा हमारे पास है, तो उसमें 100 रुपए में से कितना पैसा किस देश में लगाएंगे। उसमें इमर्जिंग मार्केट्स का एक उनका एलोकेशन है। भारत को इमर्जिंग मार्केट, उभरती हुई इकोनॉमी माना जाता है। इतने पैसे इमर्जिंग मार्केट्स में जाने हैं। अब इसमें से किस इमर्जिंग मार्केट में कितना जाना है, जैसे आपने कहा चीन में इतना जाना है, भारत में इतना जाना है, कोरिया में इतना जाएगा, ताइवान में इतना जाएगा, फिलीपींस में इतना जाएगा, इतना सिंगापुर में जाएगा, ये अलग अलग तरह से बंटा हुआ है। हुआ ये कि एक अमेरिका में सरकार ने बहुत पैसा बांटा, लोगों की जेब में बहुत पैसा पहुंच गया, वहां नोट छाप छाप के बांटे गए हैं, यूरोप के बहुत से देशों में बांटे गए हैं। जो पैसा बंटा ये कहां गया? कुछ लोगों ने खर्चा किया, सामान खरीदा जो सरकार चाहती थी अपनी इकोनॉमी को स्पीड देने के लिए। बाकी हर आदमी को लग रहा है बड़ा खराब वक्त है, बचत कर लो, पैसा बचा लो, कहीं लगा दो। तो उन्होंने अपने म्यूचुअल फंड्स में लगाया, या अपने पेंशन फंड्स होते हैं जो उनके, जो बड़े पेंशन फंड्स में लोग पैसा जमा करते हैं, वो जमा हुआ। अब जो फंड मैनेजर है उसके पास अचानक बड़ी भारी रकम आ गई। सरकार जो नोट छाप रही है वो घूम के फंड मैनेजर के पास पहुंच रहा है। उस फंड मैनेजर के पास फॉर्मूला तय है कि मुझे कहां लगाना है। तो पहले तो ट्रंप साहब के आने के बाद काफी समय, ट्रंप के रहते हुए, जब कोरोना के काल में उन्होंने स्टिमुलस का अनाउंसमेंट किया और जर्मनी में बड़ा अनाउंसमेंट हुआ और देशों में अनाउंसमेंट हुए, तो वो पैसे उसी रेशियो में बंटे। उसमें भारत में भी बहुत पैसा आया। जो यहाँ जो आश्चर्य जताया जा रहा है, भाई इकोनॉमी की बुरी हालत है, काम धंधा चल नहीं रहा है, शेयर बाजार क्यों भाग रहा है? शेयर बाजार इसलिए भाग रहा है कि वहां के लोग अपना पैसा, उनको डिसिप्लिन के तौर पर वो पाबंदी है, वो एक तरह से बाध्य हैं कि उन्हें यहीं लगाना है इतना पैसा।
और फिर चीन के साथ जब टेंशन बढ़ा तो अमेरिका में एक तरह का मैंडेट आ गया कि भाई चीन में पैसा नहीं लगाना है। तो अब जो चीन में नहीं लगाना है वो कहाँ लगाना है? तो भारत में पहले अगर 20 रुपये आता था, अब 30 आने लगा, इतना पैसा और बढ़ गया। ये फ्लो बढ़ने से, और जब वो यहाँ आते हैं तो अच्छी कंपनियों में पैसा लगाते हैं। उनके उनके क्राइटेरिया हैं उन फंड्स के, वो कुछ कंपनियों में लगाते हैं, कुछ में नहीं लगाते हैं। मोटे तौर पे समझ लीजिए तो जो सेंसेक्स की 30 कंपनियां हैं और जो निफ्टी की 50 कंपनियां हैं, ज़्यादातर पैसा इनका उन कंपनियों के अंदर होता है। कुछ एक मिड कैप वगैरह में निकालते हैं तो थोड़ी कुछ कंपनियां उस क्राइटेरिया में आ जाती हैं तो उनमें चला जाता है, तो वो बड़े पैमाने पर खरीद करते हैं। हम लोग कहते हैं बहुत महंगा हो गया, इस समय कैसे खरीदें। ये वही कहानी है कि जब हम भारत से इंग्लैंड जाते हैं या अमेरिका जाते हैं तो वहाँ सामान खरीदने निकलते हैं तो पहले देखते हैं बाजार में भाव कि कितने का। भाई भारतीय मुद्रा में 1.5 पाउंड का है। 1.5 पाउंड का मतलब 120 रुपए का, 120 रुपए का कोल्ड ड्रिंक रहने दे भाई। तो हफ्ते 10 दिन तो आदमी ना कुछ खा पाता है ना कुछ पी पाता है। लेकिन वही आदमी अमेरिका से जब इंडिया आता है और उसने पूछा भाई कितने का है, कोई भी अच्छी भली चीज, इंडियन ने उसको इंडियन रुपए में दाम बताया, उसने उसको 70 से डिवाइड किया और देखा डैम चीप, हाँ 10 दे दो। तो ये इसी तरह शेयर मार्केट में होता है। हमको जो चीज बहुत महंगी लग रही है, हमको दरअसल उसका डॉलर का भाव और उसका यूरो का भाव और उसका पाउंड का भाव देखना चाहिए कि इसी को अभी डिवाइड करके देखूं तो कितने रुपए का बन रहा है, और इस हिसाब से विदेशी इसे देख रहा है। इसलिए तमाम कंपनियां आज जिनके भाव 25,000, 30,000, 35,000 पहुंच गए हैं और हमको लगता है महंगा है। और इस महंगे में एक संकट ये होता है कि लोग सोचते हैं महंगा शेयर मत खरीदो यार, कोई सस्ता वाला बताओ भाई, 10 रुपए का, 12 रुपए का, 30 रुपए का, 15 रुपए का। ये पुराने समय में, जिस समय की हम लोग अभी बात कर रहे थे आपको जी 91 की, तब सही था। तब पाबंदी थी कि आप 100 शेयर खरीदेंगे या 50 शेयर खरीदेंगे, एक लॉट होती थी। 10,000 रुपए का 100 शेयर खरीदने का मतलब होता था 10 लाख रुपए एक साथ लगाना। आज की तारीख में जब से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आया है और ऑटोमेटेड कोटेशन बन गए हैं और डीमैट अकाउंट खुलने लगे हैं, आप एक शेयर खरीद सकते हैं। आपके पास 10,000 रुपए है, आप 10,000 रुपए वाले, 8,000 रुपए वाले मारुति उद्योग का एक शेयर खरीद लें, जो मारुति सुजुकी है। अब बजाय आप 8 रुपए वाले 1,000 शेयर खरीदने के, अगर इस कंपनी का एक शेयर खरीदेंगे तो आप लंबे दौर में फायदे में रहेंगे, क्योंकि पैसा तो आपका 8,000 लग रहा है, वो 8,000 पर ही रिटर्न मिलेगा। आपको ना 8 रुपए पर रिटर्न मिलना है, ना 8,000 रुपए के शेयर पे मिलना है। दाम के चक्कर में फंसना सबसे बड़ा मोह है। पुराने समय में मजबूरी में चलता था, आज की तारीख में ये मिथ्या है। तो भाव क्या है ये मत देखिए, उस भाव में कितनी वैल्यू है, कहाँ जा सकता है, कैसा धंधा चल रहा है, अगर ये देखेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। और दूसरा कारण ये है तेजी का, एक जो विदेशी पैसा है, दूसरा कारण भारत में बहुत उम्मीद है लोगों को कि भारत अब जब इस कोरोना संकट से निकलेगा, हालांकि ये उम्मीद काफ़ी हद तक फिजल आउट हो गई है, धुंधली पड़ गई है, क्योंकि चीन और भारत लगभग बराबर तरीके से निकलते ही उम्मीद थी। चीन तो निकल गया, चीन पॉजिटिव में ही रहा, भारत अचानक बहुत गड्ढे में जा चुका है जीडीपी के मामले में। फिर भी अभी ये उम्मीद है कि आगे बढ़ते हुए हम हमारे अपने बाजार की वजह से और अपने कौशल की वजह से दुनिया में एक ऊंचा मुकाम हासिल करेंगे, और ये हमारी कंपनियों को बहुत फायदा होगा, हमारे लोगों को बहुत फायदा होगा, हमारे देश में बहुत पैसा आएगा। ये भविष्य देखकर बहुत से लोग बाजार में पैसा लगा रहे हैं, भारत के लोग भी लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विदेश से पैसा आ रहा है, लेकिन भारत में जिन लोगों ने पिछले साल भर में लगा लिया वो तो बहुत अच्छा किया। ये वक्त मेरे हिसाब से थोड़ा जोखिम का वक्त है, खतरनाक वक्त है, लेकिन मैं आज की तारीख में भागने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, ये भी बता दूं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ बेच के भाग जाइए, कूद पड़िए। ये वो वक्त आ गया है जिस वक्त आप जिस तरफ जाएं, इधर कुआं उधर खाई, खरीदेंगे तो फंस सकते हैं, बेचेंगे तो फंस सकते हैं। ये शांति से बैठने का वक्त है। नहीं, तो आपने आखिरी सेंटेंस जो कहा कि ये शांति से बैठने का वक्त है, तो इस समय मतलब जो निवेशक है वो चुपचाप बैठा रहे और जो है उसके पास वो संभाले रहे, और जो आखिर क्या खरीदे और क्या बेचे, अभी कुछ एक बहुत सीधा सा सवाल होता है। देखिए, खरीदने को लेकर मैं मार्च से भी कह रहा हूँ। मैंने बीच में मार्च के बाद अप्रैल महीने में ये बात कही थी अपने जो मेरा चैनल है वन आलोक जोशी, उस पर दर्शकों से। बहुत लोग मुझे तब से आज तक गाली दे रहे हैं। मैंने कहा था भाई मैंने अपना सब कुछ बेच दिया, मेरे पास जितना म्यूचुअल फंड, जितना इक्विटी था सब बेच दिया है, लेकिन
मैंने कोई एसआईपी बंद नहीं की है, मैं सारे एसआईपी चालू रखता हूँ, शेयरों में भी और म्यूचुअल फंड में भी। तो आप धीरे 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 खरीदते रहें। मेरी सलाह हमेशा के लिए, ये सदा सर्वदा की सलाह है। आप बाजार देखने की आपको जरूरत ही नहीं है। मैं सच बात बताऊं, मैं बाजार उठ के नहीं देखता हूँ। कोई फोन वोन आता है, भाई बाजार में क्या हो गया, तब देखता हूँ। चैनल देखने मैंने बंद कर रखे हैं। और मेरी सलाह ये भी है कि आप अगर मतलब बाजार आप में, ऐसा आदमी जो बाजार में घूमा रहता था, बाजार में हाँ, चिपका रहता था, बाजार की मतलब अगर कहें तो रोटी खाता था, वो अब बाजार देखता नहीं है। मैं तब भी ये कहता था अकू जी, मैं तब भी लोगों को कहता था कि आप जो, अगर आप बाजार में लंबे समय में पैसा कमाना चाहते हैं तो आप बिजनेस चैनल, जो स्टॉक मार्केट वाले चैनल हैं, इनसे दूर रहें, इनसे सावधान रहें। ये किन लोगों के काम के चैनल हैं समझ लीजिए। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये चैनल बेकार हैं, ये हर एक के काम के नहीं है। ये चैनल उन लोगों के काम के हैं जो बाजार को समझते हैं, जो बाजार में रोज दिन भर में 150 सौदे करते हैं, एक एक मिनट के मोमेंट पे नजर रखते हैं, और जिनको थोड़ी मदद चाहिए होती कि कोई खबर कहीं से मिल जाए, कोई डायरेक्शन मिल जाए तो हम कुछ कर लें। लेकिन वो बाजार की रोटी खाते हैं, बाजार का पानी पीते हैं, बाजार की सांस लेते हैं। अगर आपके पास उतना धैर्य, उतना वक्त नहीं है, अगर आप, जिसको कहते हैं आप शौकिया विजिटर टाइप के हैं कि घूमने आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, तो फिर आप उन चैनलों के चक्कर में अगर आप आए, आधे घंटे आपने कोई सलाह सुनी, उस पर अमल कर लिया, 1 घंटे बाद उस चैनल ने तो कह दिया भाई ये जो बोला था पिछले आधे घंटे पहले, उसको हमने पलट दिया है, वो जो खरीदने को कहा था उसे बेचने का वक्त आ गया है। लेकिन आप तो चैनल देख नहीं रहे हैं, ना आप बाजार देख रहे हैं, आपने वो खरीद लिया है। 2 दिन बाद जब आप लौट के आए, पता चला वो तो उसका आधा हो गया है। आपने अगर चैनल से पूछा, उसने कहा भाई मैंने तो उसके 1 घंटे बाद बता दिया था, बेच दो। तो ये डे ट्रेडिंग अगर आप करते हैं, इंट्रा डे ट्रेडिंग करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, तो आप इन चैनलों से बहुत मदद पा सकते हैं। लेकिन न मैं वो करता हूं, न मैं ऐसे लोगों को सलाह देता हूं वो करने की जो बाजार को समझते नहीं हैं। जिनको बाजार समझ में नहीं आता है, उनको उस चक्कर में कतई नहीं पड़ना चाहिए। सबसे ज्यादा लोग जो पैसा गंवाते हैं बाजार में, वो ऐसे ही लोग होते हैं जिनको बाजार समझ में नहीं आता है, और जो बाजार में जाके इंट्राडे या पोजिशनल ट्रेडिंग करने, या इससे भी बड़ी खतरनाक चीज, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के सौदे करने में लग जाते हैं, जो वायदा बाजार कहलाता है। तो अब अभी जो है एक आम निवेशक जो है, वो जैसे कि आपका एसआईपी प्रिय सब्जेक्ट रहा है, एसआईपी में आपकी रिकमेंडेशन हमेशा की रही है, तो एसआईपी है, म्यूचुअल फंड है, पेंशन फंड है, ये 2 3 4 और भी ऑप्शन होंगे जो आप बता सकते हैं हमें। तो कहाँ, किस तरीके से, कितनी मात्रा में या कितनी परसेंटेज में एक आदमी को लगाना चाहिए ताकि थोड़ा सेफ हो और थोड़ा सा पा भी सके वो? देखिए ये अकू जी, ये बड़ा विकट प्रश्न है, और ये, इस सवाल का जवाब हर आदमी के लिए अलग होता है। तो ये कोई इसका यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है। इसमें सलाह मेरी ये है कि आप एक पक्का भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अपना ढूंढें, और वो आपको सलाह दे आपकी परिस्थितियां देख के कि आपको क्या करना है। आप अगर समझना चाहते हैं बेसिक, तो मेरे पास एक किताब है, और ये किताब मेरी बहुत प्रिय किताब है, हर आदमी को मैं सबसे पहले सलाह देता हूँ। अंग्रेजी में इस मेरे ख्याल किताब, से आप मोनिका हालन की किताब का जिक्र करने जा रहे हैं। अंग्रेजी में इसका नाम है लेट्स टॉक मनी, लेकिन अभी ये इसका हिंदी अनुवाद आ गया है, मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। हिंदी में बात इसका पैसे नाम है की। बात पैसे की। तो अगर आप हम्म। इंग्लिश पढ़ सकते हैं तो मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप इंग्लिश पढ़ें, लेकिन अगर आप हिंदी भी पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो अब हिंदी में आ गई है, मराठी में भी आ गई है, ये कई भाषाओं में इसका अनुवाद हो रहा है। और मेरी समझ से बहुत ज़रूरी किताब है, आपको अपने बगल में रखनी चाहिए। ये वो किताब नहीं है कि आपने एक बार पढ़ी फिर किसी को दे दी। ये एक ऐसी गाइड बुक, हैंड बुक है, जो आप अपने बगल में रख के लगातार साथ रखेंगे तो बहुत फ़ायदे में रहेंगे। और ये, इसके साथ एक कहती हैं नोटबुक लेके बैठिए, वो आपको कुछ एक्सरसाइज देती हैं, आपसे कुछ सवाल हल कराती हैं, और आपके लिए सॉल्यूशन धीरे धीरे बनता है, और आगे का रास्ता भी इसमें आपको दिखता है। अपने पैसे की बहुत कदर कीजिए, मैं बेसिक बात ये कहूँगा। आप लोग लौकी खरीदने जाते हैं तो 20 मिनट झिकझिक करते हैं कि भाई इतने की नहीं, इतने की। 20 रुपए कितने, तो 18 में दे दो, 15 में दे दो। सब्जी में कितनी झिकझिक करते हैं। कोई और चीज खरीदने जाते हैं तो कितनी रिसर्च, पूरा परिवार जाता है। अगर कार खरीदने जा रहे हैं तो पूरा परिवार जाता है। हाँ भाई, पीछे की सीट ठीक है, आगे सीट है, एसी कैसा चल रहा है, पीछे की तरफ हवा आएगी कि नहीं आएगी, और कंफर्ट नहीं है, तो सबकी राय होगी। शेयर कैसे खरीदते हैं? शेयर क्या है? शेयर, आप एक बड़े कारोबार में अपना हिस्सा खरीद रहे हैं। आप कोई जुआ नहीं लगा रहे हैं कि छिप के किसी ने कह दिया भाई खरीद लो, हाँ हाँ लगाओ यार, 1 लाख मेरे भी लगा दो,
या फटाक से खोला डीमैट अकाउंट और उसी के सामने खटाक से एंट्री मार दी। उस पर ना आपने जानने की कोशिश की है कौन सी कंपनी है, क्या करती है, इसका कारोबार क्या है, इसमें पीछे क्या रिटर्न मिला है, आगे क्या मिलने की उम्मीद है, कुछ नहीं, ले लिया। फिर किसी दूसरे को कह दिया भाई एक बड़ा अच्छा टिप मिला है, क्या मिला है, ये है, ले लो, तुम भी ले लो। और इस तरह ये कहानी चलती रहती है और अचानक पता चलता है कि बैठ गए, उस दिन रिसर्च होती है कंपनी करती क्या थी, यार ये तो हमने देखा नहीं, बड़ा अच्छा चल रहा था, 5 गुना हो चुका था शेयर, तो सबने कहा तो हमने भी लगा दिया। वो 5 गुना इसीलिए हुआ था कि आप जैसे बहुत सारे लोग वहां पहुंचे और फंस जाएं, इसलिए नहीं हुआ था कि आपको इसके बाद फिर 5 गुना करके देने वाला है। ये सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। बहुत सी अच्छी कंपनियां हैं और मैं मूल आपको कहूंगा, एक नए आदमी हैं, अगर आप नए शेयर बाजार में आना चाहते हैं, पहला तो म्यूचुअल फंड लीजिए। म्यूचुअल फंड अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडवाइजर के साथ बैठ के चुनिए। अगर वो नहीं समझ में आता है तो सीधे आप कोई निफ्टी का इंडेक्स फंड या सेंसेक्स का इंडेक्स फंड ले लें। निफ्टी में 50 चुनी हुई कंपनियां, इस देश की टॉप 50 कंपनियां होती हैं, उनमें 2-4 कंपनियों के धंधे खराब हो जाते हैं, उनको निफ्टी से निकाल दिया जाता है। उसकी जगह फिर जो और अच्छी कंपनियां आ रही हैं वो निफ्टी में एंट्री करती हैं। यही सेंसेक्स के साथ होता है। तो आप अगर इनके इंडेक्स में हैं तो आपका पैसा, आपका 1000 रुपए देश की टॉप 50 या 30 कंपनियों में लगा हुआ है, टुकड़ों में बांट के, उस अनुपात में जिस अनुपात में निफ्टी या सेंसेक्स बना है। तो आप बहुत एस्ट्रोनॉमिकल या बड़े भयानक छप्पर फाड़ मुनाफा नहीं कमाएंगे, लेकिन ये 1991 से आज तक 50 गुना तो हो गया होता सीधे रास्ते से, अगर आप शांति से सो रहे होते तब भी। बाकी जगह 1991 में जो मकान 1 लाख रुपए का था, क्या आज वो 50 लाख का है, ये सवाल आप पूछ सकते हैं। इसका जवाब कहीं हाँ होगा, कहीं ना होगा। 1991 में सोना कितने का था, आज कितने का है, ये सवाल भी आप पूछ सकते हैं। तो ये प्रश्न तमाम है। लेकिन इक्विटी में लंबे समय में पैसा बनता है, आपने कब लिया है इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। लोग कहते हैं इस भाव से नीचे आ जाए तो ले लेंगे, अच्छा है, आप कर पाए तो बुरी बात नहीं है। 23 मार्च 24 मार्च को कितने लोगों ने शेयर खरीदे होंगे, जिन्होंने खरीदे और उनको आज रिटर्न मिल गया और लोगों को बता रहे हैं कि मैंने बहुत कमाया, देखो उस दिन मैंने खरीदा था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसने घर का सारा पैसा 24 मार्च को बाजार में लगा दिया हो। अगर किसी ने लगाया होगा तो वो वास्तव में फिर सिकंदर है। आज वो जिस पैसे पे बैठा होगा वो वास्तव में रश करने लायक पैसा है। लेकिन उस दिन आपके मन में बहुत कन्विक्शन हो, यार इतना गिरा हुआ है, ले लो ले लो, लेकिन तब भी आदमी बहुत डरते डरते 5% 10% लगाता है। जैसे इस वक्त 50,000 पहुंचने के बाद, और ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस वक्त बात हो रही है कि अब 50,000 पहुंचने के बाद गिरा है तो क्या मंदी की शुरुआत हो गई है, मंदी गहरा रही है। ये अभी कुछ देर पहले मैंने जब आपसे बात हुई उसके बाद देखा, टेलीविजन पर सुना कि मंदी गहराने लगी है। क्या मंदी गहरा रही है? क्या इस वक्त आपको अपने सारे शेयर म्यूचुअल फंड बेच देने चाहिए? ये गंभीर सवाल है जिस सवाल का जवाब आज की तारीख में होना चाहिए। और मैंने पहले आपसे कहा कि शांति से बैठिए। वो ऐसे लोगों के लिए कहा जिनके पास जो है, जैसे मैंने लोगों को कहा मत खरीदो आप, लेकिन एसआईपी करो। एसआईपी करते करते भी धीरे धीरे साल भर में फिर बहुत कुछ जमा हो गया है ना। तो मैंने कल एक मित्र से पूछा, हमारे मित्र इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, वो म्यूचुअल फंड चलाते हैं, तो उनसे मैंने पूछा कि भाई क्या है। बोले अभी इसका मतलब आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो मैंने कहा कि हाँ इन्वेस्ट तो किया हुआ है, धीरे धीरे करते हुए फिर पहुंच गया हूँ। क्योंकि वो सज्जन है, मैं बता दूं, जो पिछली बार जब सेंसेक्स उस मार्च की गिरावट के पहले जब निफ्टी 11 साढ़े 11,000 पे था, तब उन्होंने बाजार से थैंक यू कर लिया था और अभी तक थैंक यू किए बैठे हैं। आप कह सकते हैं कि वो बड़े नुकसान में है भाई, वो तो इस समय तक बहुत कमा लेते, लेकिन उन्होंने उस वक्त कहा था। फिर नीचे एक दिन मैंने पूछा, बोले कि अब अगर आपने नहीं बेचा है तो शांति से बैठे रहिए। आज यहाँ आकर जब मैं पूछ रहा हूँ तो उन्होंने कहा अब भी अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो आप इन्वेस्टेड रहिए। क्यों रहिए? कारण यह है कि अब बाइडेन साहब आ गए हैं अमेरिका में। अभी हमने जो पहले कहानी कही थी कि पैसा कहाँ से आ रहा है और बाजार क्यों चल रहा है, तो जो बाइडेन और ट्रंप के बीच आखिरी बड़ा जो विवाद था वो ये था कि अमेरिकी जनता को कितने पैसे की जरूरत है मदद के लिए, स्टिमुलस का साइज क्या होना चाहिए। ट्रंप जो स्टिमुलस देना चाहते थे, बाइडेन उससे बड़ा स्टिमुलस देना चाहते थे। यानी अभी अमेरिकी लोगों की जेब में और मोटी रकम आने की संभावना है, और मोटी रकम आने जा रही है।
जब वहां मोटी रकम आएगी तो वो कहां जाती है ये मैं पहले बता चुका हूं। तो अगर वो सब घूम के भारत आना है तो फिर उसका इंतजार करना ही समझदारी होगी ना। और इसके साथ एक दूसरी चीज बाजार में होती है जिसको कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये हालांकि मैं फिर इसकी सलाह भी बहुत नए लोगों को नहीं दूंगा, लेकिन जो लोग थोड़ा मिडिल लेवल पे आ गए हैं, कुछ साल कारोबार कर लिया है, वो समझना चाहते हैं कि हर रोज अपने सारे पोर्टफोलियो को देखिए और उसमें तय कर लीजिए अगर इससे नीचे जाएगा तो बेच दूंगा। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है। रोज वो भाव अगर 10% बढ़ा, फिर आप उसके 5% नीचे पे तय कर लीजिए कि अब इतना नीचे जाने पे बेच दूंगा, क्योंकि फिर गिरेगा, फिर गिरेगा, फिर गिरेगा, 4 दिन गिरेगा, तब लगेगा अरे लूट गए, तब बेचेंगे। इससे अच्छा है कि वहां से नीचे बेचना शुरू करें। लेकिन ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगाने का वक्त क्या अभी आया है कि नहीं, मैं ये विश्वास के तौर पर नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये एक फॉर्मूला है जिस पे आप काम करें। 10% करें, 20% कर लें कि ठीक है चलो 3 दिन में नहीं घबराएंगे, 5 दिन गिरेगा तो घबरा जाएंगे। आप अपनी घबराहट की सीमा तय कीजिए, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। और वो रिस्क का लेवल, आप जो खतरे का निशान होता है नदियों में, वो आप देखा होगा अगर आपने, अब तो बाढ़ बहुत कम सुनाई पड़ती हैं, वरना ये 1960 में यहाँ तक नदी चढ़ी थी, 1970 में यहाँ तक चढ़ी थी, लगा रहता है। तो आप अपना खतरे का निशान रोज रिवाइज करते चलें कि इससे नीचे आने पे बेच दूंगा। और फिर थोड़ा धैर्य भी रखिए, कलेजा मजबूत रखना पड़ता है बाजार में। अगर आपको रोज लगता है कि नहीं, रोज सुबह उठ के देखूं अरे भाई ये तो 2 रुपए बढ़ गया, ये 2 रुपए गिर गया, तो मेरी सलाह यह है कि फिर आप बाजार से दूर ही रहें, फिर आप अच्छे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं। ये किताब पढ़ें जिसकी सलाह मैंने आपको दी है, इसमें आपको और चीज़ें पढ़ने की सलाह मिलेगी, और अच्छे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करें। एक फंड कैटेगरी और होती है जो आज के माहौल में, इस तरह के माहौल में काम आती है, वो है डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड। इसमें वो फंड मैनेजर आपके पैसे को इक्विटी में यानी कि शेयरों में, और वहां से फिक्स रिटर्न प्रोडक्ट में यानी डेट में, जो आप एफडी की तरह के प्रोडक्ट समझ सकते हैं, कंपनियों के बॉन्ड होते हैं, उनमें वो मूव करते रहते हैं। जब बाजार ऊपर उठ गया तो वो डेट बढ़ा देते हैं, क्योंकि बाजार ऊपर उठ गया तो गिरने का डर है, डेट में गिरने का डर नहीं होता। बाजार बहुत नीचे चला गया तो वो डेट कम करके इक्विटी बढ़ा देते हैं, क्योंकि अब इक्विटी के बढ़ने की उम्मीद बढ़ गई है। डेट तो जहां है करीब करीब वहां रहता है, उसमें उसके रिटर्न में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता। तो आपका पैसा आपका फंड मैनेजर मूव करता रहता है, आपको बहुत मेहनत नहीं करनी है। तो ऐसे फंड एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड के नाम से आते हैं, और एक है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, इस नाम से आते हैं। तो आप इन दोनों में अगर आप थोड़ा कमजोर दिल के हैं तो ये दोनों फंड कैटेगरी आपके लिए बहुत अच्छी हैं। और उनमें मैंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है और एडेलवाइज का बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है। ये 2 फंड मुझको पसंद आते हैं, और मुझे एडेलवाइज इसलिए भी बहुत पसंद आता है कि एडेलवाइज की जो एमडी और सीईओ हैं उनके एसेट मैनेजमेंट बिजनेस की, राधिका गुप्ता, उनको आपने अक्सर ट्विटर पे देखा होगा, वो काफ़ी सक्रिय हैं, काफ़ी बात करती हैं, और बहुत अच्छी समझदारी की बातें उनकी होती हैं। मेरा मानना है कि ये सब फंड वंड की सारी लियाकत इस बात से तय होती है कि उनको चलाने वाला कैसा है। तो अगर वो आदमी आपको समझदार लग रहा है तो आप अपना पैसा, आपको मान लीजिए पैसा लगाना हो, 1 लाख रुपए किसी को देने हो, तो पहले आप देखेंगे ना ये आदमी कैसा है, कितना समझदार है, कैसी बात करता है। तो इस लिहाज से मैं सोचता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत सोशल मीडिया वगैरह पे, मीडिया पे देखना चाहिए कि किस फंड के लोग आते हैं, कैसी बातें करते हैं। जो अच्छी समझदारी की बात कर रहा है, आम तौर पे मानना चाहिए कि वो उसी तरह का समझदार इंसान होगा। और अपना पैसा थोड़ा 5-7 जगह बांट के रखिए, सारा पैसा एक ही जगह मत रखिए। जो कहते हैं डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, ये फॉर्मूला जरूरी है। खतरा क्या है? क्या इन्फ्लेशन का खतरा बड़ा होता है, या क्योंकि डॉलर का मूवमेंट बहुत बड़ी चीज होती है, डॉलर नीचे जाने की बात हो रही है कभी, तो उस पे भी खतरे होते हैं, क्या उससे भी कोई संकेत मिलने की वो होते हैं जिसपे आप निकल जाएं? या एक हमारे और इन्वेस्टर मित्र हैं, उनका कहना है कि जब आप प्रॉफिट है मिले तो प्रॉफिट बुक करो और पछताओ, वो ज्यादा अच्छा होता है, बनस्पत उसकी कि रो कि यार कुछ नहीं मिला है। मैं देखिए इससे मैं सहमत नहीं हूँ। मेरा अपना व्यू यह है कि शेयर बाजार में पैसा कब लगाना चाहिए, जब आपके पास पैसा हो जिस पैसे की आपको निकट भविष्य में कोई और जरूरत नहीं पड़ने वाली है। वो पैसा जिसके लिए आप 5 साल 7 साल सोचे नहीं, पूछने ना आए कि भाई वो आज जरूरत थी यार, ये तो गिरा हुआ है। अगर आप ये झेल सकते हैं तो लगाइए। निकालना कब है? जब आपको पैसे की जरूरत हो। भाव देख के ना घुसिए ना निकालिए।
जब आपको पैसे की जरूरत हो का अर्थ है, अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हो तो आपको अचानक जरूरत पड़ गई तो फिर कोई बात नहीं, फिर तो उस दिन बेचना ही पड़ेगा, कोई उसमें सोच विचार की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको पता है कि पैसे की जरूरत कब पड़ने वाली है, तो उसके 2-3 साल पहले से निकलना शुरू कर दीजिए धीरे धीरे। जिस दिन बाजार उठा हुआ है उस दिन थोड़ा बेच दो, जिस दिन फिर उठा हुआ है थोड़ा बेच दो, ऐसे स्ट्रेटजिकली निकलते रहिए। लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं कि जब प्रॉफिट मिले तो निकल जाएं। अब एक कंपनी, 3-4 कंपनियां हैं, उनके चार्ट यहाँ मेरे पास है नहीं, वरना मैं अभी दिखा देता। HDFC लिमिटेड में जिसने जब पैसा लगाया शुरू में और आज तक नहीं बेचा, उसके पास कितना पैसा है, और जिसने पहला मुनाफा मिलते ही बेच दिया उसके पास कितना पैसा है, इसका आप हिसाब लगा लेंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि आपको शेयर कब बेच देना चाहिए। इन्फोसिस, HDFC लिमिटेड और मारुति, ये 3 कंपनियां हैं। और ये 3 कंपनियों के नाम मैं क्यों ले रहा हूं, इसकी एक खास वजह है। यूं और बहुत सी कंपनियां हैं जिनमें बहुत अच्छे रिटर्न मिले हैं, हालांकि ये टॉप रिटर्न वाली कंपनियां। HDFC बैंक भी है। HDFC बैंक का शेयर पिछले 26 साल से लगातार 26% पर एनम के रेट से रिटर्न देता रहा है। ये बिल्कुल अविश्वसनीय रिटर्न है। HDFC ऐसा ही शेयर है। ये 3 कंपनियों के नाम मैंने इसलिए लिए कि जिस दिन इन तीनों कंपनियों के पब्लिक इशू आए थे, इसमें जिसने जितने की एप्लीकेशन लगाए पूरे शेयर अलॉट हुए थे। कोई एक भी शेयर ऐसा नहीं कि एक भी आदमी जिसको पूरा एप्लीकेशन अलॉटमेंट ना हुआ हो, क्योंकि ये शेयर इशू लगभग फेल होने जा रहा था, डिवॉल्व होने जा रहा था। मर्चेंट बैंकर ने अंत में पैसा लगाकर पूरा इशू भरा है, तो इसलिए यह श्योर शॉर्ट डील थी। एक ऐसा इशू आता है, जैसे आपको याद होगा एक टाटा टिमकेन का इशू आया था, 4.5 पर सब्सक्राइब हुआ था। तो सोचिए, हजारों में लाखों में एक आदमी को मिला, तो अब वो तो लॉटरी है, मिले ना मिले। खराब हो गया तो फिर उसके बाद वो बहुत ऊंचा बढ़ा, फिर नीचे गिरा, लेकिन आज की तारीख में वो कंपनी टिमकेन कहलाती है। 35,000 रुपए का एक शेयर है उसका। तो वो जिसने रखा होगा वो आज कहाँ होगा, ये सोचिए। लेकिन वो लॉटरी है। मैं इन 3 कंपनियों के नाम इसलिए ले रहा हूं कि ये लॉटरी नहीं है, इनमें सबको सब कुछ मिला है। उसके बाद ये जबरदस्त रिटर्न है। इसलिए अगर जल्दबाजी में जिन्होंने बेच दिया होगा वो आज सब पछता ही रहे होंगे। उनमें से कोई ऐसा नहीं सोच रहा होगा कि हमने तो बड़ा अच्छा किया बेच दिया, या तो इस बारे में बात करना पसंद नहीं करते होंगे कि भाई आपने कब बेचा याद है, अरे वो अब याद नहीं है, सब हम याद नहीं रखते हैं, बहुत कंपनी खरीदते हैं, बहुत बेचते हैं। लेकिन जो रखे हुए हैं वो सब करोड़पति हैं। 1,000 रुपए पर 1,000 या 1,00,000 लगाए हुए लोग सब करोड़पति बन के बैठे हुए हैं। किसी ने 10,000, इन्फोसिस में 9,500 रुपए लगे थे, 95 रुपए का शेयर इशू हुआ था, तो 9,500 रुपए की एक एप्लीकेशन थी। 6-6.5 करोड़ रुपए उसका भाव था अभी कुछ साल पहले हमने जब हिसाब लगाया था, क्योंकि रोज रोज हिसाब लगाते नहीं इसलिए मुश्किल है। लेकिन ये इस तरह के रिटर्न मिलते हैं। तो आप अच्छी कंपनियों में बिल्कुल टॉप नॉच, मैं कहता हूं ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप, बिल्कुल टॉप की कंपनी, वो कंपनी जिसके बारे में बिना किसी के बताए आपको खुद पता है कि ये करती क्या है, इसका धंधा कैसा है, इसका सामान जो मैं खरीदता हूं उससे मैं खुश रहता हूं, बार बार खरीदता हूं। तो आप अपनी शॉपिंग लिस्ट देखिए, अपने आसपास का माहौल देखिए, आप जान जाएंगे कौन सी कंपनी में पैसा लगाना है। इस माया में मत पड़िए कोई मुझे बताएगा एक बड़ी भारी जबरदस्त कंपनी जिसका शेयर 50 गुना हो जाएगा। जैसे आलोक, आप एक चीज और है, आज जैसे जब लोगों ने पढ़ा होगा 50,000 या कल देखा होगा टीवी पे, तो कुछ भाई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो माँ बाप से, भाई दोस्तों से, इधर से उधर से, बैंक से किसी झूठे काम के नाम पर लोन ले लेते हैं और फिर इसमें लगाने आ जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या चेतावनी है? इससे बड़ी बेवकूफी और कुछ नहीं होती है। देखिए, कर्जा लेकर निवेश नहीं किया जाता है। आप लोन लेकर इन्वेस्ट कभी मत करिए किसी भी तरह की चीज में। लोन लेकर इन्वेस्टमेंट एक ही चीज में होता है, वो बिजनेस में होता है। भाई आप अपना कारोबार कर रहे हैं, आपको उसका सब कुछ पता है और आप जोखिम ले रहे हैं। ये जोखिम अगर आप शेयर बाजार में एक अच्छी कंपनी के लिए कहीं से आपको घर से मिल रहा है कि भाई इस पे इंटरेस्ट नहीं देना है, कल को लूटेंगे नहीं, कल को कोई रिकवरी एजेंट नहीं आएगा पिताजी से आपने, लेकिन ये बता के लीजिए कि भाई मैं शेयर बाजार में लगाने जा रहा हूं। मेरी सलाह ये उसमें होगी, जो आपको इस बारे में कोई भी सलाह देगा, पैसे की बातचीत थोड़ा घर परिवार के साथ कर लेनी चाहिए।
आपको अकेले इस फेर में नहीं पड़ना चाहिए कि मैं पैसा लगाने जा रहा हूँ, किसी को बताऊंगा नहीं, एक दिन जब इसका 100 गुना हो जाएगा ना, सब एकदम चौंक जाएंगे जब मैं आके बताऊंगा मैं करोड़पति हो गया हूँ। लेकिन इस चक्कर में वो लाख रुपया डूब सकता है, इसका खतरा है। और वो लाख रुपया डूबने का खतरा जितना आप देख सकते हैं, आपके पिताजी उससे बेहतर देख सकते हैं, उन्होंने ज्यादा दुनिया देखी है। आज आप इसलिए नहीं बताते हैं, आपको लगता है ये बहुत कंजर्वेटिव विचारों के हैं, मना करेंगे। तो आप बैठ के थोड़ा शास्त्रार्थ कर लीजिए, तर्क कर लीजिए, अपने तर्क दीजिए, उनके तर्क सुनिए। ऐसे ही अगर आप शादीशुदा हैं, अपनी पत्नी को कॉन्फिडेंस में रखिए, उनसे बात करिए। महिलाओं का पैसे का सेंस मजबूत होता है, ये बात लोग कहते बहुत कुछ हैं, लेकिन सच बात यह है कि महिलाएं खतरा जल्दी भांप लेती हैं, खतरा जल्दी सूंघ लेती हैं। आप उनके साथ सलाह करें। बच्चों के साथ भी अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट की सलाह करते रहेंगे, दो फायदे होंगे। एक, जो आपने बहुत पुराने ज़माने में तो खूब सुना होगा, आजकल कम हो गया है, लेकिन कि भाई फलाने ने बहुत कमाया, 2 नंबर में कमाया, लेकिन जब मरे तो परिवार में किसी को पता ही नहीं था पैसा कहाँ है, अब बच्चे भीख मांग रहे हैं। तो आपके इन्वेस्टमेंट की जानकारी आपके परिवार में सबको रहे, तो इससे आप बहुत नुकसान में नहीं होते हैं। ये कॉन्फिडेंस एक तो पैदा करिए परिवार में कि भाई वो पैसा देख के बच्चा आपका अचानक उड़ाने की मुद्रा में ना आ जाए। जब आप उससे डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे, तो उनके अंदर ये जिम्मेदारी का भाव भी पैदा होगा। और दूसरा ये होगा कि उनमें से कोई भी सवाल उठा सकता है। आज के बच्चे हमसे 50 गुना ज्यादा जागृत हैं, अवेयर हैं, जानकार हैं। मेरी बेटी मुझको बहुत सारे सवाल चीजों पर टोकती है कि ये ऐसे क्यों किया जा रहा है, नहीं होना चाहिए, ये बंद कर दीजिए। तो आपके आसपास, जो हमने पहले कहा ना, फाइनेंशियल एडवाइजर ढूंढना है, तो आपके आसपास आपके नेचुरल एडवाइजर्स का एक समूह है, जिसको आप अपना सिक्योरिटी रिंग भी कह सकते हैं, जो आपको सारी बुरी नज़रों से बचाने के लिए मौजूद है। मेरा ख्याल है सबसे पहले उसका इस्तेमाल करेंगे, उनकी सलाह लेंगे, उस पर विचार जरूर कीजिए। अंत में कहते हैं ना, सबकी सुनिए, करिए अपने मन की, और उन्हें पता रहे कि आप क्या कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पिताजी आपको शेयर बाजार में पैसा लगाते समय कहेंगे, तुम जिस कंपनी के बारे में सोच रहे हो, मैं तुम्हें इससे बेहतर एक कंपनी बताता हूँ, पैसा मुझसे ले लो, लेकिन मेरी राय है कि आधा इधर आधा उधर लगा दो, 5 साल बाद देखेंगे किसकी बेट ज्यादा अच्छी रही, तो आप नुकसान के बजाय फायदे में रह सकते हैं। इसलिए, और लेकिन कर्जा लेके पैसा लगाना, निवेश करना मेरी समझ से अच्छी रणनीति नहीं है किसी भी मामले में। बजाय इसके कि आप कार खरीद रहे हैं, वहां तक ठीक है, कार खरीद रहे हैं, कमा रहे हैं, पता है कि कमाई आ रही है, उससे चुका देंगे, वो भी, हालांकि मैं उसकी भी सलाह नहीं देता हूँ। और क्रेडिट कार्ड पर पैसा उठाकर पर्सनल लोन लेके तो बिल्कुल ही महामूर्खता है, उस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। आपने बहुत सारी चीजें ऐसी बताई जिससे लोगों का भ्रम दूर होंगे, और उम्मीद है कि वो सही जगह पर ठिकाने पे पैसा उनका रहेगा। एक साथ 5 गुना ना हो तो दुगना होने के आसार 2, 4, 5 साल में जरूर होंगे। जो पैसा है वो तो बचा रहे। सबसे बड़ी जरूरत यह है कि जो है वो डूबेगा तो नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी, जगवाणी, हिंद समाचार से बातचीत करने के लिए और मेरा भी दिमाग खोलने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू।